नमस्कार दोस्तों, मैं तेजल आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के डेली करंट अफेयर अपडेट्स हिंदी भाषा में। आज का पहला अपडेट, हर साल 12 जनवरी को महान भारतीय संत, एक आध्यात्मिक नेता और एक दार्शनिक स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सही रास्ते पर चलने के लिए मार्गदर्शन और प्रेरित करना है। राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व के विचार को बढ़ावा देना और राष्ट्र के विकास में योगदान देना है। विवेकानंद का जीवन सभी के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने न केवल भारतीय लोगों बल्कि पश्चिमी समाज को भी अपने आदर्शों और शिक्षाओं से प्रभावित किया। अगला अपडेट, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के तृतीय दीक्षांत समारोह में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने चिकित्सा पुस्तक मानव शरीर रचना विज्ञान का विमोचन किया। यह पुस्तक चिकित्सा शिक्षा से संबंधित सभी पाठ्यक्रमों के मेडिकल छात्रों के लिए बहुत उपयोगी पुस्तक है। यह पुस्तक इंदौर के होम्योपैथिक डॉक्टर प्रोफेसर और एचओडी फिजियोलॉजी SKRP गुजराती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इंदौर के डॉक्टर A.K. द्विवेदी द्वारा लिखी गई। यह पुस्तक मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित की गई है। अगला अपडेट, जाने माने कला निर्देशक सुनील बाबू का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 50 वर्ष के थे। बाबू ने मलयालम, तमिल, हिंदी और तेलुगु उद्योगों में कई हिट फिल्मों के लिए काम किया। केरल के पथनमथिट्टा के रहने वाले बाबू को अनंतभद्रम, बंगलुरु डेज, कायमकुलन कोचुन्नी, पजहसी राजा, उरुमी, नोटबुक जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। बाबू बॉलीवुड फिल्मों में कला निर्देशक भी थे और विजय अभिनीत आगामी तमिल फिल्म वारिसु से भी जुड़े हुए हैं। अगला अपडेट, ढाका लिट फेस्ट का 10वां संस्करण 5 जनवरी से ढाका, बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। DLF का आयोजन कोरोना महामारी के कारण 3 साल के अंतराल के बाद किया गया था। DLF बांग्लादेश के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सवों में से एक है, जिसमें 500 से अधिक साहित्यिक हस्तियों, फिल्म निर्माताओं, कलाकारों और विज्ञान के क्षेत्र में लोगों ने हिस्सा लिया। सांस्कृतिक मामलों के राज्य मंत्री KM खालिद ने औपचारिक रूप से लिट फेस्ट का उद्घाटन किया। साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुल रज्जाक गुरना और अमिताभ घोष ने उद्घाटन समारोह के दौरान अपने विचार रखे। 5वां अपडेट, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने घोषणा की कि उसने बैंक के ग्राहकों के लिए सह ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ साझेदारी की है। कंपनी ने कहा कि सहयोग बैंक के पोर्टफोलियो के तहत एक नए उत्पाद खंड के रूप में क्रेडिट कार्ड की शुरुआत को भी चिन्हित करता है। इसमें कहा गया है कि दोनों साझेदारों ने कार्ड के 3 संस्करण पेश किए हैं, PSB SBI कार्ड एलिट, PSB SBI कार्ड प्राइम और PSB सिंप्लीसेव SBI कार्ड। इन वेरिएंट्स को मास प्रीमियम और प्रीमियम सेगमेंट में पंजाब एंड सिंध बैंक के ग्राहकों की खर्च संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया है। अगला अपडेट है राज्य समाचार का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मांड्या मिल्क यूनियन लिमिटेड द्वारा 260.9 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित मेगा डेयरी का उद्घाटन मांड्या जिले के मद्दूर तालुक के गजलगेरे में किया। मेगा डेयरी की स्थापना 5 एकड़ भूमि पर की गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि मेगा डेयरी से महिलाओं सहित 1 लाख डेयरी किसानों को लाभ होगा। हरित क्रांति के बाद राज्य श्वेत क्रांति की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि मनमूल मेगा डेयरी राज्य में दूसरी सबसे बड़ी डेयरी है, जो हजारों किसानों को सशक्त बनाएगी। अगला अपडेट, कौस्तव चटर्जी नई दिल्ली में MPL 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने। 19 वर्षीय ने GM मित्रभा गुहा के खिलाफ अपना खेल ड्रॉ किया। कौस्तव ने खेल के दौरान अपना दबदबा कायम रखा। कौस्तव ने अक्टूबर 2021 में बांग्लादेश में शेख रसेल GM 2021 में अपना पहला GM मानदंड अर्जित किया। ठीक 1 साल बाद इस किशोर ने नवंबर में एशियन कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप 2022 में अपना दूसरा GM नॉर्म हासिल किया। उन्होंने अगस्त FIDE रेटिंग सूची में 2500 को पार कर लिया। कोलकाता के रहने वाले कौस्तव पश्चिम बंगाल के 10वें ग्रैंड मास्टर है।
अगला अपडेट बैंकिंग का। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक और निजी स्वामित्व वाले आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक बने हुए हैं। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक आसानी से विफल नहीं हो सकते, जिससे यह विश्वास पैदा होता है कि सरकार संकट में उनका समर्थन करेगी। 2015 और 2016 में आरबीआई ने एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक को डीएसआईबीएस के रूप में वर्गीकृत किया था। इसके अलावा 31 मार्च 2017 को बैंकों से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के साथ एचडीएफसी बैंक को भी डीएसआईबीएस के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अगला अपडेट अर्थव्यवस्था का। कॉफी बोर्ड के अनुसार एशिया के तीसरे सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक भारत से कॉफी निर्यात 2022 में 1.66% बढ़कर 4 लाख टन हो गया। 2021 में निर्यात 3.93 लाख टन था। मूल्य के संदर्भ में कॉफी निर्यात 2022 में 8,762.47 करोड़ रुपए का था, जबकि वर्ष 2021 में यह 6,984.67 करोड़ रुपए था। भारत इंस्टेंट कॉफी के अलावा रोबस्टा और अरेबिका दोनों किस्मों का निर्यात करता है। बोर्ड के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार रोबस्टा कॉफी के शिपमेंट वर्ष 2021 के 2,20,997 टन से मामूली रूप से घटकर 2022 में 2,20,974 टन रह गई। अगला और आखिरी अपडेट राज्य समाचार का। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के आवासीय और प्रशासनिक परिसरों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई, केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि सीडीडीआई की आधारशिला रखने के साथ पुलिस बलों के लिए सुविधाओं को और अधिक सुलभ बनाने के लिए एक कड़ी शुरू की गई है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का डेली करंट अफेयर अपडेट समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।